निकाह भले जबरदस्ती हुआ हो, मगर अब तो मुराद शाह की बीवी हो। इसके गुस्से पर रोने की बजाय इसे सेड्यूस करो। सहेली की बात पर मलिका का चेहरा सुर्ख हुआ। और कैसे रिझाऊं इनको? रोज रात को तैयार होती हूँ। ऐसे नहीं चंदा, इसे जेलस करो, इसकी ईगो हर्ट करो। इस रात मुराद शाह कमरे में आया तो मलिका फोन पर बात कर रही थी। उफ यार, तुम्हारा हस्बैंड कितना हॉट है। तुम्हारी जगह में इसकी बीवी होती तो दिन रात रोमांस करते हम लोग। मुराद शाह की मौजूदगी को महसूस करते वो मजीद बेबाक होती, खुद से खेलने लगी। शर्म नहीं आती गैर मर्द के बारे में ऐसी बेहुदा बातें करते? इसकी आंखों का जुनून देख मलका को खौफ महसूस हुआ। मैं चाहता था पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन तुम्हें कुछ और चाहिए शायद। ये कहते वो इसकी सिद्दीक साहब सर झुकाए शाह मेंशन के वसी ड्राइंग रूम में बैठे थे। इनकी उंगलियां एक दूसरे में इस बुरी तरह उलझी हुई थी जैसे दिल के अंदर उठने वाले तूफान को रोकने की आखिरी कोशिश कर रही हो। जिंदगी में पहली बार इन्हें अपने कदम इतने भारी महसूस हो रहे थे। आज वो इस शख्स के घर आए थे जिससे बरसों की दुश्मनी थी, मगर किस्मत का मजाक देखिए कि इस वक्त अगर इन्हें किसी एक इंसान की शराफत पर यकीन था तो वो यही दुश्मन था। चल लम्हे बाद दरवाजा खुला और मजबूत कदमों की चाप के साथ मुराद अली शाह अंदर दाखिल हुआ। 6 फुट से निकलता कर, चौड़े कंधे, मुतनासिब जिस्म, गंदमी रंगत। इसकी शख्सियत में खामोश रोब था जो बिना आवाज बुलंद किए भी दूसरों को खामोश कर देता था। इसने सिद्दीक साहब को देखा तो इसके होंठों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले वो इनके सामने आकर रुका। ये तो वाकई अजीब दिन है। आज सूरज शायद मगरिब से निकला है। सिद्दीक साहब खुद हमारे घर तशरीफ ले आए। खैर तो है या दुश्मनी का बाप बंद करने का इरादा कर लिया? इसके लहजे में चुपता हुआ तन जरूर था, मगर बदतमीजी का शायबा तक नहीं था। सिद्दीक साहब ने नजर उठाने की कोशिश की, मगर अगले लम्हे इनकी आंखें भर आई थी। लब कांपे और फिर वो बेअख्तियार रो पड़े। मुराद के चेहरे से मुस्कुराहट यूं गायब हुई जैसे कभी थी नहीं। वो चंद लम्हे ने खामोशी से देखता रहा, फिर आहिस्ता से सामने वाले सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ? इसकी आवाज पहले से कई नरम थी। इतनी बड़ी क्या मुसीबत आ गई कि सिद्दीक साहब जैसे आदमी की आंखों में आंसू? सिद्दीक साहब ने कांपते हाथों से आंखें साफ की, मगर आवाज अभी भारी थी। मैं बहुत मुश्किल में फंस चुका हूं मुराद। ऐसी मुश्किल जिससे निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। मुराद खामोश रहा, सिर्फ इसे इन्हें देखता रहा। सिद्दीक साहब ने लड़ती सांस ली और अचानक दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी से शादी कर लो। एक लम्हे को पूरे कमरे पर ऐसी खामोशी छा गई थी कि जैसे वक्त भी रुक गया। मुराद की पेशानी पर हल्की सी शिकन उभरी। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? इसने धीमे मगर संजीदा लहजे में पूछा। हम दोनों खानदानों की दुश्मनी किसी से छुपी हुई नहीं। फिर अचानक ये फैसला क्यों? सिद्दीक साहब ने नसें झुका ली। मेरे बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से बासर लोग हैं। अगर चाहूं तो आज ही अपनी बेटी का रिश्ता कहीं से तय कर सकता हूं, लेकिन बेटी के मामले में मुझे किसी पर एतबार नहीं है। इनकी आवाज फिर भराई। सिर्फ तुम पर है? मुराद की निगाहें गहरी हो गई। मुझ पर? एक दुश्मन पर? सिद्दीक साहब ने पहली बार इसकी आंखों में देखा। हाँ, दुश्मन पर, क्योंकि तुम शहजादे हो। मैंने हमेशा तुम्हें औरतों की इज्जत करते देखा है, दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की। तुम्हारे नजदीक हर औरत काबिल एहतराम रही है। अगर मैं अपनी बेटी किसी के हवाले कर सकता हूं तो वो सिर्फ तुम हो। मुराद ने चंद लम्हे खामोश रहकर इनके चेहरे का जायजा लिया, फिर संजीदगी से बोला, वजह क्या है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपनी बेटी को मेरे हवाले करना चाहते हैं? सिद्दीक साहब ने बेबसी से सर हिलाया। अभी मत पूछो, वक्त आएगा तो सब कुछ खुद बता दूंगा। आज सिर्फ इतना समझ लो कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आया। मेरी सफेद दाढ़ी का मान रख लो मुराद। इनकी आवाज टूट गई। मुराद ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। इसके सामने बरसों की दुश्मनी भी थी और एक बाप की बेबसी भी। आखिरकार इसने आहिस्ता से नजरें उठाई और मजबूत लहजे में बोला, अगर एक बाप ने अपनी बेटी का भरोसा मेरे हाथों में रखा है तो मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखिएगा सिद्दीक साहब, आज आपने सिर्फ अपनी बेटी नहीं, अपना यकीन भी मेरे हवाले किया। और मुराद अली शाह अमानत में कभी खयानत नहीं करता। आप निकाह की तैयारी करें, जिस दिन आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा। जबकि सिद्दीक साहब सर हिलाकर इसके मेंशन से चले गए थे। वो खामोशी से इनकी पुष्ट को देख रहा था। इन दोनों के दरमियान कभी जाती जिंदगी को लेकर लड़ाई नहीं हुई थी। हमेशा कारोबार के पीछे ही वो दोनों एक दूसरे के सामने आए थे, लेकिन आज वो रो रहे थे।
اپنی انا کا قتل کیا، ان کے سامنے منت کر رہے تھے، اور وہ مراد علی شاہ تھا، شاہ خاندان کا بیٹا، جسے معلوم تھا مدد کرنا کیسے کہتے ہیں۔ دوسری جانب رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی احتیاط سے نوڈلز ہلاتے ہوئے زیر لب کوئی دھن گنگنا رہی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح معصوم سی یکسوئی تھی۔ 20 سالہ نرم مزاج لڑکی جس کی دنیا ابھی تک کتابوں، یونیورسٹی اور اپنے باپ کے گرد گھومتی تھی۔ 6 لمحے بعد اتنے میں ایک ملازمہ جلدی سے اندر آئی۔ بی بی جی، صدیق صاحب نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ملکہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی؟ جی ابھی۔ اس سے چولہے کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، ذرا یہ نوڈلز دیکھ لینا، چلنے نہ پائیں، میں بھی آتی ہوں۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا تو ملکہ ہلکے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی تو صدیق صاحب صوفے پر خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی کہ ملکہ کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بابا خیریت ہے؟ آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ صدیق صاحب نے چند لمحے سے خاموشی سے دیکھا، جیسے اپنی بیٹی کا چہرہ آنکھوں میں محفوظ کر لینا چاہتے ہو۔ پھر آہستہ سے بولے، ملکہ میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ وہ پہلے تو چند لمحے نے خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ہنس پڑی۔ بابا یہ مذاق اچھا نہیں ہے، مگر صدیق صاحب کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ان کی خاموشی نے ملکہ کی ہنسی آہستہ آہستہ چھین لی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ ان کی آواز کسی حد تک سنجیدہ تھی۔ جمعے کے دن تمہارا نکاح ہوگا۔ ملکہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کس سے؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ مراد علی شاہ سے۔ جیسے کسی نے اس کے کانوں میں گونجتا ہوا دھماکہ کر دیا ہو۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا مراد علی شاہ؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی اپنے دشمن سے کریں گے؟ صدیق صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لیکن کیوں؟ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ میں بھی صرف 20 سال کی ہوں، میری گریجویشن بھی مکمل نہیں ہوئی، میرے کتنے خواب ہیں بابا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ پہلے تعلیم مکمل ہوگی پھر شادی کی بات کریں گے۔ اب اچانک سب کچھ کیسے بدل گیا؟ اس نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ اور مراد علی شاہ، میں تو انہیں جانتی تک نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ صدیق صاحب نے نظر چرا لی۔ کچھ فیصلے انسان اپنی مرضی سے نہیں، حالات کی مجبوری میں کرتا ہے۔ نہیں بابا، وہ روتے ہوئے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ اپنا سارا بزنس بیچ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیے نا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ صدیق صاحب نے آنکھیں بند کر لی، جیسے ہر سوال ان کے سینے پر بوجھ بن کر گر رہا ہوں۔ تمہیں صرف اتنا جاننے کی ضرورت ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن میں نے تو نہیں کیا، ملکہ نے پہلی بار احتجاج کیا۔ یہ میری زندگی ہے بابا، میری شادی ہے۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں جان سکوں میری زندگی کا فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ صدیق صاحب نے اچانک اس کے دونوں کندھے پکڑ لیے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اگر تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنا چاہتی تو اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ ملکہ جیسے پتھر کی مورتی بن گئی۔ بابا، اس کے ہونٹ کانپے۔ آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ صدیق صاحب کی آواز بھی ٹوٹ گئی۔ تو میری آخری امید ہو، اگر تم نے انکار کر دیا تو شاید میں زندہ نہ رہ سکوں۔ ملکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا مت کہیں، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ اس نے ان کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ صدیق صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ تو پھر میری بات مان لو، بس ایک بار اپنے باپ پر بھروسہ کر لو۔ ملکہ مسلسل سرنفی میں ہلاتی رہی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بابا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے بیٹا، وہ بامشکل بولے۔ لیکن کبھی کبھی باپ کو اپنی اولاد سے ایسے فیصلے منوانے پڑتے ہیں جن کی وجہ وہ بتا بھی نہیں سکتا۔ ملکہ نے لڑتے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا لیا۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چلا میں خاموش رہنے کے بعد اس نے کامتی آواز میں کہا، اگر میری رضامندی سے آپ کی جان بچ سکتی ہے، اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں تو میں انکار نہیں کروں گی۔ صدیق صاحب نے بے اختیار اس سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ملکہ کی سسکیاں پورے وجود کو ہلا رہی تھیں، جبکہ وہ خاموشی سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ اس معصوم لڑکی کو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ اس نے ابھی اپنی خواہشوں کی نہیں، اپنی پوری زندگی کی قربانی دے دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آج نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ ملکہ سرخ عروسی لباس میں ملبوس سر جھکائے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں اور نم آنکھیں مسلسل اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں۔ اس کے برابر میں مراد علی شاہ نہایت سنجیدہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ بیزاری، صرف ایک گہری خاموشی تھی۔
लाउंज में दोनों खानदानों के चंद करीबी अफराद मौजूद थे, जिनके चेहरों पर भी गैर मामूली संजीदगी छाई हुई थी। सिद्दीक साहब कुछ फासले पर बैठे थे। इनकी आंखें मुसलसल सुर्ख दिखाई दे रही थीं, चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी और होंठ बार बार खुश्क हो रहे थे। मुराद की निगाह कई मर्तबा इनकी तरफ उठी। वो शुरू से इन्हें बागौर देख रहा था। दिल के किसी कोने में एक अनजाना सा खदशा बार बार सर उठा रहा था। ये सिर्फ एक निकाह नहीं लग रहा था, जैसे इस खामोशी के पीछे कोई ऐसा राज दफन हो जिसे सबसे छुपाया जा रहा हो। मगर इसने अपने तमाम सवाल दिल में दफन रखे। इस लम्हे मौलवी साहब ने निकाहनामा अपने सामने रखते हुए सिद्दीक साहब की तरफ देखा। सिद्दीक साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो निकाह की कार्रवाई शुरू की जाए। सिद्दीक साहब ने बामुश्किल सर उठाया, गला जैसे खुश्क हो चुका था। इन्होंने हल्के से इस बात में सर हिलाया। जी, शुरू कर दीजिए। मौलवी साहब ने नरम निगाहों से मलका की तरफ रुख किया। मलका ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी पलकों पर आंसू मोतियों की तरह ठहरे हुए थे। मलका बिनते सदीक अहमद, मौलवी साहब ने वाज़ेह आवाज में कहा, आपका निकाह मुराद अली शाह नसीम अली शाह के साथ मुकर्रर किया जाता है, हक मेहर पर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सवाल खत्म होते ही मलका के लब लर्ज गए। उसने भी इख्तियार अपने बाप की तरफ देखा। सिद्दीक साहब ने नजरें झुका रखी थी, जैसे इनमें अपनी बेटी की आंखों का सामना करने की हिम्मत बाकी नहीं रही हो। मलका के गाल पर एक आंसू ढलक आया। उसने टूटती आवाज में कहा, जी कबूल है। मौलवी साहब ने हस्बी दस्तूर दोबारा सवाल दोहराया। मलका बिनते सदीक अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार इसकी सिसकी बेख्तियार निकल गई। इसने अपने आंसू साफ करने की नाकाम कोशिश की और भराई हुई आवाज में दोबारा कहा, जी कबूल है। पूरा लाउंज खामोश था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर भी उठा सके। मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा, मलका बिनते सदीक अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद जैसे अपने अंदर की तमाम हिम्मत समेट कर आहिस्ता से बोली, जी मुझे निकाह कबूल है। इसके आखिरी लफ्ज के साथ ही एक और आंसू उसके हाथ पर आ गिरा। मौलवी साहब ने निकाहनामा इसकी तरफ बढ़ाया। यहाँ दस्तखत कर दीजिए बेटी। मलका ने लड़ते हाथ से कलम थामा। उंगलियां इस कदर कांप रही थीं कि चंद लम्हे कलम कागज पर ही ठहर न सका। आखिरकार इसने अपने नाम के नीचे दस्तखत कर दिया और खामोशी से कलम वापस रख दिया। अब मौलवी साहब ने रुख मुराद अली शाह की तरफ किया। मुराद अली शाह वल नसीम अली शाह, मुकर्रा हक मेहर पर आपका निकाह मलका बिनते सदीक अहमद से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुराद ने एक लम्हे के लिए मलका की भीगी हुई पलकों पर नजर डाली, फिर पूरी संजीदगी से जवाब दिया, जी कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा सवाल किया कि आपको ये निकाह कबूल है? मुराद की आवाज पहले की तरह मजबूत थी, जी कबूल है। तीसरी मर्तबा सवाल हुआ कि आपको ये निकाह कबूल है? इसने बगैर किसी तौकफ के कहा, जी मुझे ये निकाह कबूल है। मौलवी साहब ने निकाहनामा इसके सामने रखा। मुराद अली ने खामोशी से कलम उठाया, अपने दस्तखत की और कागज वापस रख दिया। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखा। निकाह मुकम्मल हुआ। आप दोनों अब मियां बीवी हैं। अल्लाह ताला आपके दरमियान मोहब्बत, रहमत और बरकत पैदा फरमाए, आपके रिश्ते को अपनी हिफाजत में रखे और आपको दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए, आमीन। लाउंज में मौजूद सबने धीमी आवाज में आमीन कहा, मगर इस आमीन के बावजूद खुशी की वो चमक कहीं नजर नहीं आई जो किसी नए रिश्ते के आगाज पर होती है। थोड़ी देर बाद रुखसती हो गई थी और वो अपने बाप के घर से शौहर के घर रुखसत हो गई थी। मलका खामोशी से कमरे के बीचों बीच रखे बिस्तर के किनारे बैठी थी। सुर्ख उरूसी लिबास का भारी दुपट्टा इसके सर पर था, जबकि दोनों हाथ बेख्तियार एक दूसरे में उलझे हुए थे। इसने नजर उठाकर पूरे कमरे पर एक सरसरी नजर डाली। कमरा अपनी जगह निहायत खूबसूरत और पुरशिकवा था, मगर इसमें नई दुल्हन के इस्तकबाल की कोई निशानी मौजूद न थी। ना फूल, ना मोमबत्तियां, ना कोई सजावट। एक लम्हे को इसका दिल भर आया। अगरचे शादी इसकी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन हर लड़की की तरह इसने भी यही ख्वाब देखा था कि इसकी जिंदगी के इस नए सफर का आगाज एक बेहतरीन इस्तकबाल से होगा। मगर हकीकत इसके ख्वाबों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। आज इसे अपनी मरहूम मां बेहद याद आ रही थी। अगर वो जिंदा होती तो शायद इसे यूं अकेला महसूस न होने देती। फिर बाप का जर्द चेहरा और आंसू से भरी आंखें इसके ज़हन में गर्दिश करने लगी थी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने इन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन के दरवाजे तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया था। इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मुराद अली शाह अंदर दाखिल हुआ। इसने चंद लम्हे खामोशी से मलका को देखा, फिर संजीदा लहजे में बोला, अस्सलाम वालेकुम।
मलका ने चौंक कर सर उठाया। वालेकुम अस्सलाम, इसकी आवाज बामुश्किल सुनाई दी। मुराद ने दरवाजा बंद किया और मुनासिब फासले से बेड पर बैठ गया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने गहरा सांस लिया। मुझे लगता है हमें पहली ही रात एक दूसरे से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए। मलका ने खामोशी से इसकी तरफ देखा और वो एक ऐसी पर्सनालिटी का मालिक था कि कोई भी लड़की इस पर दिल हार बैठती। यही आलम मलका का भी था, लेकिन वो बेहद खौफजदा भी थी क्योंकि ये शख्स इसके बाप का दुश्मन था और यही बात इसे खौफजदा कर रही थी। वो मजीद बोला, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इस वक्त हमारे दरमियान किसी भी किस्म के अज़दवाजी ताल्लुक का आगाज नहीं करना चाहता। मलका ने भी इख्तियार सर उठाया तो वो ज़हनी तौर पर हर तरह की मुश्किल रवैये के लिए खुद को तैयार करके बैठी थी, मगर ये जवाब इसकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुराद ने इसके चेहरे पर उभरती हैरत देख ली। मैं अभी तक नहीं जानता कि तुम्हारे वालिद ने इतनी जल्दी और इतने अजीब हालात में निकाह क्यों किया। मुझे महसूस होता है कि इस फैसले के पीछे कोई बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है और मैं इस हकीकत तक पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मुझे वक्त दरकार है। मलका ने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या आप इस शादी से खुश नहीं है? मुराद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये खुशी या नाराजगी का मामला नहीं। मैं इस रिश्ते की बुनियाद जल्दबाजी पर नहीं रखना चाहता जिसकी वजह से ही मुझसे पोशीदा हो। जब तक मुझे सब कुछ मालूम नहीं हो जाता हम एक दूसरे को वक्त देंगे। मलका के चेहरे पर पहली बार खौफ की जगह हल्का सा सुकून आया, मगर मुराद की अगली बात ने इसे फिर संजीदा कर दिया। लेकिन एक बात शुरू में वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जब तक तुम मेरे निकाह में हो इस घर के हर बड़े फैसले में मेरी इजाजत जरूरी होगी। अगर कहीं जाना हो, किसी को घर बुलाना हो या कोई अहम कदम उठाना हो तो पहले मुझसे बात करोगी। तुम कम उम्र हो और मैं तुमसे उम्र में कई साल बड़ा हूं। बेहतर होगा मेरी बात को समझो और ये पाबंदी से तुम्हारे लिए नहीं, मेरे घर के नज्म ज़ब्त का हिस्सा है। मलका ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आहिस्ता से सर झुका दिया। जी मैं समझ गई, मुराद ने नरम मगर संजीदा लहजे में कहा। मैं तुमसे सख्ती नहीं करना चाहता, लेकिन जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हट सकता। उम्मीद है हम एक दूसरे का एहतराम करते हुए सूरत हाल को संभाल लेंगे। मलका ने पहली बार इसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मुराद ने इस बात पे सर हिलाया। अच्छा, अब तुम जाकर आरामदेह कपड़े तब्दील कर लो। आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत थका देने वाला था। तुम बिस्तर पर आराम करो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। बाकी बातें वक्त के साथ होती रहेंगी। मलका ने हैरत से इसकी तरफ देखा, जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो कि सामने बैठा शख्स वही है जिसे वो बरसों से अपने वालिद का सबसे बड़ा दुश्मन समझती आई थी, लेकिन इस आज की बात से नहीं झलक रहा था कि वो दुश्मन है। वो खामोशी से कपड़े तब्दील करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि मुराद खिड़की के पास जा खड़ा हुआ था। इसकी नजरें बाहर जरूर थी, मगर जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, क्या आखिर सिद्दीक साहब ने अपनी सबसे कीमती अमानत इसी के सुपुर्द क्यों की है? वो इस पर ऐसा भरोसा कैसे कर सकते हैं? रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। मलका सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक किसी के मजबूत मगर मोहतात हाथ ने इसके कंधे को हिलाया। वो घबराकर फौरन उठ बैठी। चंद लम्हे इसे समझ ही न आया कि वो कहाँ है। फिर सामने मुराद अली शाह को खड़ा देखकर इसे गुज़िश्ता दिन के तमाम वाकयात एक ही लम्हे में याद आ गए। मुराद हस्बे मामूल निहायत संजीदा नजर आ रहा था। तैयार हो जाओ, इसे मुख्तसर अंदाज में कहा। तुम्हारे बाबा आए हैं, नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। मैं नीचे जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। इतना कहकर वो मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। मलका की धड़कन तेज हो गई। बाबा, इसने भी इख्तियार सरगोशी की, फिर जल्दी से उठकर तब कपड़े तब्दील किए, दुपट्टा दुरुस्त किया और तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई ड्राइंग रूम में पहुंच गई। अंदर कदम रखते इसकी नजर सिद्दीक साहब पर पड़ी। वो सोफे पर बैठे थे, मगर आज वो पहले से कई ज्यादा कमजोर और थके हुए दिखाई दे रहे थे। चेहरे की जर्दी और आंखों की सुर्खी साफ बता रही थी कि रात इन्होंने भी सुकून से नहीं गुजारी। मलका ने इन्हें देखा तो जब्त न कर सकी। बाबा कहते हुए दौड़कर इनके गले लग गई। सिद्दीक साहब ने भी इससे मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और कई लम्हों तक खामोश रहे, जैसे बरसों बाद अपनी बेटी को देखा हो। फिर इसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोले, कैसी हो मेरी बच्ची? सब खैरियत है ना? किसी ने कोई तकलीफ तो नहीं दी? तबीयत तो ठीक है? मलका ने नम आंखों के साथ सर हिलाया। जी बाबा, मैं ठीक हूँ। सिद्दीक साहब ने इत्मीनान का सांस लिया और इसे अपने बराबर में बिठा दिया। मुराद भी सामने वाले सोफे पर खामोशी से बैठा इन दोनों को देख रहा था। चलामों बाद सिद्दीक साहब ने अपने साथ रखी एक मोटी सी फाइल उठाकर मलका की तरफ बढ़ा दी। ये रखो। मलका ने हैरानी से फाइल हाथ में ली। बाबा, ये कैसी फाइल है?
सिद्दीक साहब ने गहरा सांस लिया। इसमें मेरी तमाम जायदाद, बैंक अकाउंट्स और बाकी कानूनी कागजात की तफसील है। मलका ने हैरत से इनकी तरफ देखा। लेकिन क्यों? सिद्दीक साहब ने नजरें झुका ली। क्योंकि मैं लंदन जा रहा हूँ। मलका के हाथ से फाइल तकरीबन छूट गई। क्या? इसकी आवाज बेख्तियार बुलंद हो गई। मैंने अपना कारोबार बेच दिया, घर भी फरोख्त कर दिया। मैं मुस्तकिल तौर पर लंदन मुंतकिल हो रहा हूँ। नहीं, मलका ने फौरन नफी में सर हिलाई। ये नहीं हो सकता, आप मजाक कर रहे हैं। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी कल ही तो इस घर से रुखसत हुई हूँ। आज आप मुझे अकेला छोड़ देंगे बाबा? खुदा के लिए ऐसा मत करें। सिद्दीक साहब ने लड़ते हाथ से इसके आंसू साफ किए। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना पड़ रहा है। जैसे वो काम मुकम्मल होगा मैं वापस आ जाऊंगा। कौन सा काम? मलका ने रोते हुए पूछा। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे ज्यादा जरूरी हो? क्या? सिद्दीक साहब खामोश हो गए। इनके होंठ हिले मगर आवाज न निकली। इस लम्हे मुराद ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अगर वाकई कोई अहम मामला है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसकी नजरें सीधी सिद्दीक साहब पर थी। मेरा आदमी लंदन समेत कई मुल्कों में मौजूद है। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं। जो काम होगा वो मैं बैठे बिठाए करवा दूंगा। सिद्दीक साहब ने फौरन हाथ के इशारे से इसे खामोश रहने को कहा। नहीं मुराद, ये काम मुझे खुद ही करना होगा। कोई दूसरा ये नहीं कर सकता। मुराद ने इनके चेहरे पर नजरें जमाए रखी। आप मुसलसल कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। पहले अचानक अपनी बेटी का रिश्ता, फिर कारोबार बेच देना, अब मुल्क छोड़कर जाना। आखिर हकीकत क्या है? सिद्दीक साहब ने जवाब देने के बजाय रुख अपनी बेटी की तरफ कर लिया। मलका, इसकी आवाज पहले से ज्यादा नरम थी, मेरी वजह से अपनी नई जिंदगी मुश्किल मत बनाओ। अब तुम्हारा घर यही है। मुराद तुम्हारा शौहर है। इस घर को अपना घर समझो और इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। मलका ने रोते हुए इनका हाथ पकड़ लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, ना ये फाइल, ना जायदाद, ना कुछ और। बस आप मेरे साथ चलें। अगर जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। सिद्दीक साहब की आंखों से आंसू निकल आए। इन्होंने इसके माथे को चूमा। बेटियां हमेशा अपने बाप के घर नहीं रहती, लेकिन एक दिन इन्हें जाना ही होता है। आज वो दिन आ गए मेरी बच्ची, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? मलका ने सिसकते हुए पूछा। क्योंकि बाज फैसले इंसान अपनी ख्वाहिश से नहीं, वक्त के हुक्म पर करता है। सिद्दीक साहब ने लड़ती मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर आहिस्ता से इसका हाथ मुराद के हाथ पर रख दिया। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुराद ने खामोशी से मलका के आंसुओं से भीगे चेहरे की तरफ देखा। फिर सिद्दीक साहब की आंखों में, इसके दिल में वही सवाल पहले से कई ज्यादा शिद्दत से गूंजने लगा था कि आखिर वो कौन सा रास्ता जिसके बोझ तले एक बाप अपनी बेटी, अपना घर, अपना कारोबार, हत्ता कि अपना वतन भी छोड़ने पर मजबूर हो गया था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। मलका सोफे पर खामोश बैठी थी। इसने सुर्ख रंग की सादा फ्रॉक पहन रखी थी तो इसकी मासूम शख्सियत पर बेहद जच रही थी। इसके चेहरे की ताजगी के बावजूद आंखों में ऐसी उदासी थी कि जैसे कई रातों से सुकून की नींद इससे रूठ गई हो। इसका ज़हन बार बार एक ही सवाल के गिर्द घूम रहा था कि आखिर इसके बाबा अचानक लंदन क्यों जा रहे थे? वो कौन सा ऐसा राज था जिसे वो अपनी बेटी से भी छुपा रहे थे? वो इन्हीं उलझी हुई सोचों में डूबी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मुराद अली शाह अंदर दाखिल हुआ। इसने एक नजर मलका पर डाली, फिर खामोशी से इसके बराबर वाले सोफे पर बैठ गया। शला में दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर मुराद ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बात है? आज तो मामूल से भी ज्यादा खामोश हो और काफी परेशान भी लग रही हो। मलका ने गहरा सांस लिया और धीरे से इसकी तरफ देखा। आप मुझे सच बताइए, क्या बाबा ने आपको कुछ बताया? वो लंदन क्यों जा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? मुराद ने नफी में सर हिलाया। नहीं, इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने कई बार पूछा लेकिन हर बार बात बदल दी। मलका ने मायूसी से नजरें झुका ली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले अचानक मेरी शादी आपसे कर दी, फिर घर और कारोबार बेच दिया। आप खुद मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बाबा पहले तो आपका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। मुराद ने हल्की सी भवें उठाई। अच्छा, वाकई? और क्या कहते थे मेरे बारे में? मलका ने बेख्तियार मासूमियत से जवाब दे दिया। कहते थे मुराद अली शाह बहुत ही खूबसूरत मिजाज नौजवान है। फिर वो खुद ही रुक गई और हंसने के बजाय होंठ भींच लिए। फिर फौरन कहते थे लेकिन खुद को पूरे शहर का बाप समझता है, हर वक्त हुक्म देता रहता है जैसे बाकी सब इसके मुलाजिम हो। मुराद खामोशी से इसे देखता रहा। मलका को शायद अंदाजा न हुआ। वो बोलती गई और कहते थे इसकी पेशानी पर हर वक्त 12 बजे रहते हैं। हंसना शायद इसने बचपन में छोड़ दिया था। अगर कभी मुस्कुरा दे तो शायद अखबारों में खबर लग जाए। इतना कहकर वो खुद ही हल्का सा मुस्कुराई, मगर जैसे इसकी नजर मुराद के संजीदा चेहरे पर पड़ी, इसकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई।
इसने जल्दी से दोनों हाथ जोड़ लिए। वो मैंने नहीं कहा, बाबा कहते थे। मुराद ने चंद लम्हे इसी तरह से इसे देखा, फिर पहली बार इसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई। तुम्हारे बाबा ने मेरे बारे में काफी तहकीक कर रखी थी लगता है। मलका ने शर्मिंदा सीना से झुका ली। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा मकसद, मैं नाराज नहीं हूं। मुराद ने इसकी बात काट दी। दुश्मन अगर तारीफ भी करे तो साथ 2-4 खामियां जरूर गंवाता है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। फिर इसका लहजा दोबारा संजीदा हो गया। लेकिन एक बात जरूर है, तुम्हारे बाबा किसी बहुत बड़े दबाव में थे। मैं इस मामले की हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मुझे कुछ मालूम हुआ तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। मलका ने उम्मीद भरी नजरों से इसकी तरफ देखा। सच? हाँ, मुराद ने मुख्तसर जवाब दिया। और तब तक तुम खुद को इतना परेशान मत करो, हर सवाल का जवाब वक्त पर मिल जाता है। मलका ने इस बात में सर हिलाया, फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद धीरे से बोली, एक बात पूछनी थी। पूछो। आपने इस दिन कहा था कि अगर मुझे कहीं जाना हो या घर में किसी को बुलाना हो तो पहले आपसे इजाजत लेनी होगी। मुराद ने सर हिलाया। हाँ, कहा था। मलका ने हल्की झिझक के साथ कहा, कल मेरी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त मुझसे मिलने आना चाहती है। मैंने अभी तक इससे कोई जवाब नहीं दिया। पहले आपसे पूछना जरूरी समझा। अगर आपको इतराज हो तो मैं मना कर दूंगी। मुराद चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे सोच रहा हो। फिर उसने सुकून से जवाब दिया, एतराज की कोई बात नहीं। अगर वो तुम्हारी करीबी दोस्त है तो आ सकती है। बस इतना ख्याल रखना कि आने से पहले मुझे इत्ला दे देना ताकि घर के इंतजामात हो जाएं। मलका के चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। शुक्रिया। मुराद ने पहली बार इसकी आंखों में इत्मीनान की वो झलक देखी जो गुज़िश्ता चंद दिनों से गायब थी। वो आहिस्ता से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ इतना बोला, और हाँ, इतना ज्यादा मत सोचा करो। बाज़ औक़ात मुसलसल फिक्र इंसान को हकीकत से ज्यादा थका देती है। मलका खामोशी से इसे जाता देखती रही। इसके दिल के सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद थे, मगर ना जाने क्यों आज पहली बार इससे महसूस हुआ था कि इस अजनबी रिश्ते में कम से कम इतना इत्मीनान जरूर पैदा हो रहा था कि वो अपने दिल की बात बेझिझक मुराद के सामने रख सकती थी। अगले दिन मलका लाउंज में नूर के सामने बैठी थी। दोनों के दरमियान चाय रखी थी, मगर बातों की गर्मी ने चाय को भी भुला दिया था। नूर अभी तक इसे हैरानी से देख रही थी। आखिर वो बेख्तियार बोल पड़ी, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा, इतनी जल्दी तुम्हारी शादी हो गई। ना तुमने मुझे बताया, ना एक फोन किया, ना निकाह में बुलाया। आखिर हुआ क्या था? मलका ने एक बेजान सी मुस्कुराहट थी, फिर आहिस्ता से नजरें झुका ली। काश मैं खुद भी जानती। बाबा ने अचानक एक दिन बताया कि मेरी शादी तय हो गई है और चंद दिन बाद मेरा निकाह भी हो गया। नूर ने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों? कोई वजह तो होगी। मलका ने सर नफे में हिलाया। मुझे आज तक नहीं बताई, बस इतना कह दिया कि इनका फैसला आखिरी है। और जिस शख्स से मेरी शादी हुई वो एक लम्हे को रुकी, वो भी बहुत अजीब इंसान का। नूर फौरन आगे को झुकी। अजीब मिजाज? क्या मतलब? मलका ने धीरे से जवाब दिया, शादी की पहली रात इन्होंने मुझे साफ कह दिया कि वो अभी हमारे दरमियान किसी भी किस्म के इज़्ज़वाजी ताल्लुक का आगाज करना नहीं चाहते। इन्हें वक्त चाहिए। नूर की आंखें हैरत से फैल गईं। वाकई? मलका ने इस बात में सर हिलाया। वो कहते हैं पहले ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे बाबा ने इतनी जल्दी ये शादी क्यों करवाई। जब तक हकीकत सामने नहीं आती वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। नूर चंद लम्हे खामोश रही, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। देखो, निकाह चाहे जैसे हालात में भी हुआ, अब तुम मुराद शाह की बीवी हो। इसके सर्द रवैये पर से परेशान रहने से कुछ नहीं बदलेगा। सबसे पहले तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और इसे रिझाओ। मलका का चेहरा हल्का से सुर्ख हो गया। मैं तो कोशिश ही कर रही हूँ, रोज अच्छी तरह तैयार होती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ। तुम्हें पता है, मैं तो डर रही थी कि बाबा का दुश्मन है, न जाने कैसा होगा। लेकिन वो इतने बुरे नहीं हैं। इसके लहजे में गैर इरादी नरमी आ गई। वो बात इज्जत से करते हैं, मेरी बात सुनते भी हैं। मुझे लगता है इनके साथ एक अच्छी फैमिली बन सकती है। नूर ने शरारती अंदाज में से देखा। ओहो, अभी चंद दिन हुए हैं और तुम इनकी तारीफें शुरू हो गई। मलका फौरन घबरा गई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सच कह रही हूँ। नूर हंस पड़ी। अच्छा सुनो, अगर वो वाकई संजीदा तबीयत के तो उसे बंद संवर कर रहना काफी नहीं। इन्हें रिझाओ, इनके सामने बहाने से गैर मर्दों का जिक्र करो, इनके वजूद की बॉडी की तारीफ करो, रोमांस की बातें करो, इनके जज्बात भड़काओ। मलका ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इससे क्या होगा?
नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस फिर क्या, वो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक फैमिली बनाने के बारे में सोचेगा। मलका खामोशी से सुनती रही। नूर ने मजीद कहा, थोड़े कपड़े बारीक पहनो और अपनी अदाएं दिखाओ, लाल रंग की सुर्खी लगाओ। आखिर को बीवी हो और एक औरत में भी वही जज्बात होते हैं जो एक मर्द में होते हैं, समझे। नूर इससे उम्र में 2 साल बड़ी थी और मंगनी भी हो चुकी थी। इससे इन बातों का बहुत अच्छे से तजर्बा था। जब भी वो इसकी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी और वो बेवकूफ इसकी बातों में पूरी तरह डूब गई। अपने इंजाम की फिक्र किए बगैर रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। मलका दरवाजे के करीब खड़ी बार बार राहदारी की तरफ झांक रही थी। नूर की बातें मुसलसल इसके जहन में गूंज रही थीं। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि जो करने जा रही है वो दुरुस्त है या नहीं, मगर मासूम जहन अपनी सहेली की बातों को ही बेहतरीन मशवरा समझ बैठा था। अचानक मरकजी दरवाजे से मुराद अली शाह अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। मलका तेजी से पलटी, सोफे पर जा बैठी, मोबाइल कान से लगा लिया और दिल की धड़कन पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। जैसे इसे अंदाजा हुआ कि मुराद की कदम कमरे के करीब पहुंच चुके हैं, उसने जानबूझकर कदरे ऊंची आवाज में कहना शुरू किया कि वाकई नूर, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा हस्बैंड इतना ज्यादा हैंडसम है, इसकी बॉडी भी इतनी अच्छी है। सच बताऊं, कोई भी लड़की से देखे तो फौरन मुतासर हो जाए। तुम सही कहती हो, ऐसे देखकर लगता है जैसे किसी फिल्म का हीरो सामने खड़ा हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद हर वक्त इसके साथ रहती। वो एक लम्हे को रुकी, फिर मजीद बुलंद आवाज में बोली, तुम तो अजीब हो, ऐसे शौहर से दूर भागती रहती हो। बाज लड़कियां तो इतनी खुशकिस्मत होती हैं कि अभी इसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला। अगले लम्हे मुराद तेज कदमों से इसके सामने आया। इसके हाथ से मोबाइल लिया और बगैर कुछ कहे जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। मोबाइल फर्श से टकरा कर दूर जा गिरा। मलका घबराकर फौरन खड़ी हो गई। इसने पहली बार मुराद के चेहरे पर ऐसा गुस्सा देखा था। इसकी आंखें सख्त हो चुकी थी और जबड़े भींचे हुए थे। चंद लम्हों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मुराद ने जब्त मगर सख्त लहजे में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मलका का हक खुश हो गया। जी, निकाहशुदा होने के बावजूद किसी दूसरे मर्द के बारे में ऐसी बातें करते हुए एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। इसकी आवाज बुलंद नहीं थी मगर हर लफ्ज में सख्ती साफ महसूस हो रही थी। मलका ने हिम्मत जमा की, लेकिन आप ही तो कहते हैं कि आपको वक्त चाहिए, फिर आज इतना गुस्सा क्यों? मुराद ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे अपने गुस्से पर काबू पा रहा हो। फिर इसकी तरफ देखकर बोला, लगता है तुमने मेरी बात का मतलब गलत समझा। मलका खामोश रही। मैंने वक्त इसलिए मांगा था कि हम दोनों इस अचानक होने वाले रिश्ते को समझ सकें। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बीवी मानने से इंकार करता। इसने वाज़ेह लहजे में कहा, बीवी तुम मेरी हो क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है। इस हकीकत को ना मैं बदल सकता हूं ना तुम। मलका ने आहिस्ता से नजरें झुका ली। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुराद ने इसकी बात काट दी। फिर तुमने ये सब क्यों कहा? मलका के होंठ काम गए। चला में खामोश रहने के बाद इसने धीरे से इतराफ किया, नूर ने कहा था अगर मैं आपके सामने किसी और की तारीफ करूंगी तो शायद आपको एहसास होगा। वो आगे ना बोल सकी। मुराद ने गहरा सांस लिया। इसके चेहरे का गुस्सा कुछ कम जरूर हुआ मगर संजीदगी बाकी थी। तो ये सब एक ड्रामा था? मलका ने शर्मिंदगी से सर हिला दिया। मैंने कभी ऐसे मामलात का सामना नहीं किया। मुझे लगा शायद यही सही तरीका होगा। मुराद ने चलना में इसे खामोशी से देखा, फिर निस्बतन नरम लहजे में बोला, मलका, एतमाद और एहतराम किसी खेल या आजमाइश से नहीं बनते। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत हो, कोई सवाल हो या कोई उलझन हो तो सीधा मुझसे कहो। इस तरह की हरकतें से गलत फहमियां पैदा करती हैं। मलका की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती होगी, मैं वाकई आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। मुराद ने आहिस्ता से जवाब दिया, मुझे वक्त इसलिए चाहिए था कि तुम नए माहौल, नई जिंदगी और इन हालात से ज़हनी तौर पर संभल सको। मैं नहीं चाहता था कि इस रिश्ते पर किसी किस्म का दबाव हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि हमारे दरमियान एहतराम की हदें खत्म हो जाएं। मलका ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुराद ने मुख्तसर सर हिलाया। मुझे यही उम्मीद है और तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? इसने नम आंखों से हाँ में सर हिला दिया था। इसके जवाब पर इसने बेहद आराम से इससे कमर में हाथ डालकर करीब खींचा और बड़ी नरमी से इसे छूना शुरू किया। वो इस अफ्ताब के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब पीछे हट नहीं सकती थी क्योंकि ये ख्वाहिश इसकी अपनी थी। थोड़ी देर में वो इसे अपने बोसे और लम्ब से घायल कर चुका था और अब वो इसके साथ बिस्तर पर सिसकियां भर रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था।
صبح ملکہ کی آنکھ کھلی تو پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، پیشانی آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ وہ بامشکل اٹھ کر بیٹھی تھی کہ مراد نے اس کی حالت دیکھ لی۔ اسے فوراً اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہیں تو تیز بخار ہے، ہسپتال چلتے ہیں، شاید رات غربت کی وجہ سے ہوا ہے، اکثر لڑکیاں پہلی دفعہ کے بعد ایسے بیمار ہوتی ہیں۔ ملکہ نے کمزور آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں، بس کوئی دوا منگوا دیجیے، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں۔ مراد نے دو ٹوک انداز میں نفی میں سر ہلایا، نہیں، پہلے ڈاکٹر تمہیں دیکھے گا، پھر دوا لے لی جائے گی، اندازوں سے علاج نہیں کیا جاتا۔ ملکہ نے مزید بحث کرنا چاہی، مگر مراد کے لہجے کی سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں ہسپتال میں موجود تھے۔ ڈاکٹر سے معائنہ کروانے اور ضروری دوائیں لینے کے بعد وہ انتظار گاہ میں چند لمحوں کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک ملکہ کی نظر شیشے کے دروازے کی طرف گئی۔ اگلے لمحے وہ چونک کر تقریباً کھڑی ہو گئی۔ مراد، اس کی آواز بے اختیار بلند ہوئی۔ وہ دیکھیں بابا۔ مراد نے فوراً اسے سمت دیکھا۔ دروازے سے صدیق صاحب باہر جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں دواؤں سے بھرا ایک بیگ اور ایک موٹی فائل تھی۔ مراد کی پیشانی پر شکن ابھری۔ میں نے بھی انہیں دیکھا ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ یہاں کیوں آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں تھی دوائیں؟ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، چلو ریسپشن پر پوچھتے ہیں۔ ملکہ نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں تیزی سے استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ ملکہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، السلام علیکم، ابھی چند لمحے پہلے میرے والد یہاں سے گئے ہیں، ان کا نام صدیق احمد ہے، کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ کس لیے آئے تھے؟ ریسپشن پر بیٹھی خاتون نے کمپیوٹر پر ایک نظر ڈالی، پھر مؤدبانہ انداز میں بولی، معذرت، ہم کسی بھی مریض کی طبی معلومات کسی دوسرے شخص کو فراہم نہیں کر سکتے۔ ملکہ کی بے چینی بڑھ گئی، لیکن وہ میرے والد ہیں۔ خاتون نے نرمی سے جواب دیا، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر پھر بھی اجازت کے بغیر۔ ملکہ نے جلدی سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھیں، میرا نام ملکہ صدیق احمد ہے، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، وہ کئی دنوں سے مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، براہ کرم سے اتنا بتا دیجئے کہ بات کیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ خاتون نے چند لمحے شناختی کارڈ دیکھا، پھر ان دونوں کے چہروں پر چھپی بے چینی محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے کہا، اصل میں وہ دل کے علاج کے لیے ہمارے سینئر کارڈیولوجسٹ کے زیر نگرانی تھے۔ ابتدائی علاج یہاں چل رہا تھا، لیکن اب ان کی مزید سرجری لندن میں طے ہوئی ہے۔ آج وہ اپنی تمام رپورٹس، ادویات اور سفری میڈیکل فائل لینے آئے تھے۔ ملکہ کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ دل کی سرجری؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ بابا نے ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ گرنے والی تھی کہ مراد نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دے دیا۔ اسے مضبوطی سے اس کے کندھے تھام لیے۔ ملکہ، خود کو سنبھالو۔ مگر اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ وہ اکیلے کیسے جئیں گے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ مراد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں یکایک برسوں پرانی یادیں ابھر آئیں۔ کاروبار نے دونوں خاندانوں کو دشمن ضرور بنا دیا تھا، مگر ایک وقت تھا جب صدیق احمد اور اس کے والد گہرے دوست ہوا کرتے تھے۔ انہی پرانی یادوں اور صدیق صاحب کے کردار کے احترام نے اس رشتے سے انکار کرنے نہیں دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، ابھی ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ ملکہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مراد نے پوری سنجیدگی سے کہا، میرے ساتھ چلو، ابھی اسی وقت ان کے گھر چلتے ہیں۔ میں خود ان سے پوچھوں گا کہ آخر وہ ہم سب سے یہ بات کیوں چھپا رہے ہیں۔ دل کی سرجری کوئی معمولی معاملہ نہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہیں اس حالت میں اکیلے لندن نہیں جانا چاہیے۔ ملکہ نے سسکتے ہوئے سر ہلایا، وہ میری بات نہیں سنیں گے۔ مراد نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، تو پھر میری سنیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں انہیں تنہا جانے نہیں دوں گا۔ پہلے حقیقت جانتے ہیں، پھر مل کر فیصلہ کریں گے۔ ملکہ نے بے اختیار اس کے بازوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آج اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ اس کے باپ نے شاید بے وجہ مراد علی شاہ پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ وہ درست تھے۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ اپنا بخار بھلائے تیز قدموں سے صدیق صاحب کے گھر میں داخل ہوئی۔ نہ اس نے کسی سے کچھ پوچھا، نہ کسی کے روکنے کا انتظار کیا۔ سیدھی اپنے والد کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر اندر کے منظر پر پڑی۔ ایک ملازم خاموشی سے کپڑے اور ضروری سامان سوٹ کیس میں رکھ رہا تھا، جبکہ صدیق صاحب ایک طرف کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ملکہ کی آنکھوں میں ایک دم آنسو بھر کے، مگر اس بار ان آنسو سے پہلے غصہ باہر آیا۔ وہ آگے بڑی، ملازم کے ہاتھ سے کپڑے کا ڈھیر لیا اور بے اختیار فرش پر پھینک دیا۔ پھر سوٹ کیس بند کرنے کے بجائے اس میں رکھا ہوا سامان بھی ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، اس کی بلند آواز پر پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ اس لمحے مراد بھی اندر داخل ہوا اور خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ صدیق صاحب نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ملکہ، نہیں بابا، ایسا روتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی، آج آپ صرف میری سنیں گے،
آپ نے مجھے آخر سمجھ کے رکھا ہے؟ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا لی؟ آپ نے مجھے بتایا تک نہیں کہ آپ کی دل کی سرجری ہونے والی ہے. آپ نے کاروبار بیچ دیا, میرا نکاح کر دیا. اب اکیلے لندن جا رہے تھے جہاں ہمارا کوئی بھی نہیں. آخر کیوں؟ کیا سوچ کر؟ کیا میں ابھی آپ کو چھوٹی بچی لگتی ہوں؟ بابا میں 20 سال کی ہو چکی ہوں, بالغ ہوں, اتنی کمزور نہیں کہ سچ نہ سن سکوں. اس کی آواز ہر جملے کے ساتھ ٹوٹتی جا رہی تھی. آپ نے مجھے اپنے فیصلوں میں شامل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا. صدیق صاحب نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں. چلامہ بعد وہ دھیمی آواز میں بولے, میں ڈر گیا تھا بیٹا. ملکہ خاموش ہو گئی. مجھے ہر وقت یہی خوف کھاتا رہا کہ اگر سرجری کے دوران مجھے کچھ ہو گیا تو تم اکیلی کیسے رہو گی؟ تم خود کو کیسے سنبھالو گی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس لیے میں نے پہلے تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہا. انہوں نے مراد کی طرف دیکھا. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, بہت سوچا, لیکن آخرکار مجھے صرف ایک ہی انسان ایسا ملا جس پر میں اپنی بیٹی کے معاملے میں بھروسہ کر سکتا تھا. ان کی آواز بھر آ گئی. تمہاری ماں تمہارے پیدا ہونے کے بعد اکثر کہا کرتی تھی, ہماری بیٹی کی شادی جب بھی ہو کسی ایسے مرد سے کرنا جو عورت کو عزت دینا جانتا ہو. میں نے پوری زندگی میں مراد علی شاہ سے زیادہ باوقار اور ذمہ دار انسان نہیں دیکھا. کاروبار میں اختلاف اپنی جگہ, مگر کردار میں کبھی شک نہیں ہوا. مجھے یقین تھا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں, یہ میری بیٹی کی عزت کا محافظ بنے گا. ملکہ بے اختیار سسک اٹھی. مراد چند قدم آگے بڑھا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا, اگر آپ کو مجھ پر اتنا یقین تھا تو آپ مجھے سچ بھی بتا سکتے تھے صدیق صاحب. صدیق صاحب نے نظریں جھکا لی. میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا. مراد نے فوراً جواب دیا, یہ بوجھ نہیں, حق ہے. اس کی آواز مضبوط تھی. اب آپ کہیں نہیں جائیں گے. جن ڈاکٹروں سے آپ لندن میں علاج کروانے والے تھے, ہم ان سے رابطہ کریں گے. ضرورت پڑی تو انہیں یہاں بلائیں گے یا ان کی نگرانی میں آپ کا علاج یہیں کروائیں گے, لیکن آپ اکیلے اس حالت میں بیرون ملک نہیں جائیں گے. صدیق صاحب نے نفی میں سر ہلایا. نہیں مراد, میرا جانا ہی بہتر ہے. تم لوگ اپنی زندگی پر توجہ دو. مراد نے پہلی بار ان کی بات پوری ہونے سے پہلے روک دی. اجازت دیجیے, اس بار میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. اس نے احترام سے مگر دو ٹوک انداز میں کہا, آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے اور اس رشتے سے آپ میرے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. میں اپنے باپ کو بیماری کی حالت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا. بہتر ہوگا کہ اس بار آپ ہماری بات مان لیں. باقی انتظامات کی ذمہ داری میری ہوگی. کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. ملکہ نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا. آج پہلی بار اسے پوری شدت سے محسوس ہوا تھا کہ مراد صرف ایک ذمہ دار شوہر ہی نہیں بلکہ ایک ایسا انسان بھی ہے جو رشتوں کو صرف نبھاتا نہیں, ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. اس کے دل میں اس کے لیے احترام پہلے سے کئی زیادہ گہرا ہو گیا تھا. جبکہ صدیق صاحب دونوں کو دیکھتے ہوئے خاموش کھڑے تھے, جیسے برسوں بعد ان کے دل کا سب سے بھاری بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگا ہو. رات گہری ہوتی جا رہی تھی. ملکہ بالکنی کی ریلنگ کے قریب خاموش کھڑی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی. سارا دن اپنے والد کے ساتھ گزارنے کے باوجود اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا. آنکھیں بار بار نم ہو جاتی اور ذہن ہر لمحہ ایک ہی دعا دہرا رہا تھا کہ اس کی بابا سلامت رہے. وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور مراد علی شاہ اندر داخل ہوا. اس نے ایک نظر خالی کمرے پر ڈالی, پھر بالکنی کی طرف بڑھ گیا. ملکہ کو خاموش کھڑا دیکھ کر وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا. چلا میں دونوں خاموش رہے. پھر مراد نے نرم لہجے میں کہا, اتنی فکر مت کرو, میں نے تمام معاملات دیکھ لیے. لندن والے ڈاکٹروں سے بھی بات ہو گئی. 1 ہفتے کے اندر اسپیشلسٹ یہاں آ جائیں گے. تمہارے بابا کی سرجری یہیں ہوگی, ہماری نگرانی میں اور بہترین ٹیم کے ساتھ. ملکہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں آنسو پہلے بھرے ہوئے تھے. سچ؟ اس کی آواز بامشکل نکلی. مراد نے اس بات میں سر ہلایا. میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ انہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا. اب وہ کہیں نہیں جائیں گے. یہ سنتے ہی ملکہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بے اختیار وہ ایک قدم آگے بڑھی اور مراد کے قریب آ کر رونے لگی. مراد ایک لمحے کو چونکا, پھر اس نے نہایت احترام سے اس کے کندھے پر تسلی دینے کے انداز میں ہاتھ رکھا تاکہ اسے سہارا مل سکے. ملکہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اس نے دھیرے سے کہا. ملکہ سسکتے ہوئے بولی, آپ نہیں جانتے, میری ماں تو مجھے بہت چھوٹی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی. اس کے بعد بابا ہی میری پوری دنیا بن گئے. انہوں نے کبھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. انہوں نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اگر انہیں کچھ ہو گیا, اس کی آواز ٹوٹ گئی, تو شاید میں خود کو سنبھال نہ سکوں. مراد نے نہایت سنجیدگی سے اس کی بات سنی. پھر پرسکون لہجے میں بولا, منفی سوچوں کو اپنے دل پر حاوی مت ہونے دو. ہر بیماری کا مطلب انجام نہیں ہوتا. علاج اس لیے ہوتا ہے کہ انسان صحت یاب ہو. تمہارے بابا مضبوط انسان ہے اور اب وہ اکیلے بھی نہیں ہیں, ہم دونوں ان کے ساتھ ہیں.
मलका ने आंसू साफ किए मगर आंखें अब भी भीगी हुई थीं। मैं बहुत डर जाती हूँ, मुराद ने जवाब दिया। डरना फितरी है, लेकिन उम्मीद छोड़ देना दुरुस्त नहीं। हमें अच्छा सोचना चाहिए। मुझे यकीन है इनकी सर्जरी कामयाब होगी और वो दोबारा पहले की तरह तुम्हारे साथ होंगी। मलका कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, एक बात कहूं? मुराद ने इसकी तरफ देखा। कहो। इसे नजरें झुका ली। मुझे आपसे बहुत अपनायत महसूस होने लगी है। शायद ये कहना जल्दी हो, मगर इन चंद दिनों में आपने जिस तरह मेरा और बाबा का साथ दिया, इसने मेरे दिल में आपकी बहुत इज्जत पैदा कर दी। अब आप मेरे लिए बहुत अहम है। मुराद के चेहरे पर पहली बार संजीदगी के साथ एक हल्की सी नरमी भी नुमाया हुई। इसने आहिस्ता से कहा, मलका, रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होते हैं, लेकिन इनकी बुनियाद किरदार और एतमाद पर रखी जाती है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ता। तुम्हारी परेशानी अब से तुम्हारी नहीं रही, वो मेरी भी है। मलका ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। मुराद ने इत्मीनान बख्श लहजे में मजीद कहा, इसलिए अब खुद को तन्हा मत समझना। तुम्हारे बाबा के इलाज से लेकर इनकी सेहतयाबी तक हम हर कदम साथ चलेंगे, और जब कभी तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं तो अकेले बर्दाश्त करने के बजाय मुझसे बात करना। मलका के लबों पर कई दिनों बाद दिल से एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। शायद बाबा ने वाकई गलत इंसान पर भरोसा नहीं किया था। मुराद ने आसमान की तरफ एक नजर डाली, फिर धीमे लहजे में बोला, अब दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारे बाबा को मुकम्मल शिफा दे। बाकी जो हमारे इख्तियार में वो हम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। मलका ने खामोशी से सर हिला दिया। इस रात पहली बार इसके दिल का खौफ मुकम्मल तो नहीं, मगर जरूर कुछ कम हो गया था, क्योंकि अब इसे यकीन होने लगा था कि जिंदगी इस मुश्किल घड़ी में वो अकेली नहीं है। एक हफ्ते बाद मलका अस्पताल के कॉरिडोर में अपने दोनों हाथ मजबूती से जोड़े खड़ी थी। आज इसके वालिद के दिल की सर्जरी थी। सुबह से इसकी जुबान पर सिर्फ दुआएं थीं और दिल में सिर्फ एक खौफ कि कहीं वो अपने बाबा को खो ना दे। गुज़िश्ता 5 घंटों से वो एक लम्हे के लिए भी अपनी जगह से नहीं हटी थी। न इससे पानी पिया, न कुछ खाया, न बैठने की हिम्मत हुई थी। हर चंद मिनट बाद इसकी नजरें ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर जा ठहरती। फिर बेख्तियार वो खामोशी से दुआ मांगने लगती। मुराद अली शाह पूरे वक्त इसके साथ मौजूद था। कई मरतबा इसने पानी का ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया, मगर हर बार मलका ने खामोशी से इनकार कर दिया। आखिरकार मुराद ने नरमी से कहा, अगर तुम खुद को कमजोर कर लोगी तो सदीक साहब को संभालने कौन आएगा? मलका ने नम आंखों से इसकी तरफ देखा। जब तक बाबा को अपनी आंखों से ठीक ना देख लूं, मेरे हलक से एक घूंट भी नहीं उतरेगा। मुराद ने इसके कंधे पर तसल्ली देने के अंदाज में हाथ रखा। अल्लाह पर भरोसा रखो, हमने अपनी पूरी कोशिश किया, फैसला इससे क्या हाथ में। मलका ने आहिस्ता से सर हिला दिया, मगर इसकी नजरें दोबारा इसी दरवाजे पर जा ठहरी। वक्त जैसे रुक गया था। फिर अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर अपनी टीम के साथ बाहर आए। मलका का दिल जोर से धड़का। वो तकरीबन दौड़ती हुई इनके सामने जा पहुंची। डॉक्टर, मेरे बाबा कैसे हैं? इसकी आवाज कांप रही थी। मुराद भी इसके साथ आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने अपने मास्क को नीचे करते हुए इत्मीनान भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, परेशान हो, सर्जरी कामयाब रही है। आपके वालिद का दिल इलाज पर अच्छा रद्दअमल दे रहे हैं और फिलहाल इनकी हालत तसल्ली बख्श है। मलका ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा महसूस हुआ जैसे सीने पर रखा हुआ बरसों का बोझ अचानक हट गया हो। आंसू इसकी पलकों से फिसलने लगे। डॉक्टर ने मजीद कहा, अभी नहीं, आईसीयू में रखा जाएगा ताकि चंद दिन तक मुसलसल निगरानी हो सके। अगर सब कुछ इसी तरह बेहतर रहा तो जल्द ही इन्हें कमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। आप लोग सिर्फ ये ख्याल रखें कि इन्हें ज़हनी सुकून मिले, दवाएं वक्त पर दी जाएं और बाकायदा फॉलो अप जारी रहे। मुराद ने एहतराम से सर हिलाया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराकर वहां से चले गए। मलका भी खामोश खड़ी थी, जैसे से यकीन ही ना आ रहा हो कि इसकी दुआएं कबूल हो गई हैं। अगले लम्हे इसने बेख्तियार मुराद की तरफ देखा। इसकी आंखों में तशक्कुर, सुकून और बेशुमार अनकहे जज्बात एक साथ मौजूद थे। वो आगे बढ़ी और जज्बात के बहाव में से मजबूती से गले लगा लिया। शुक्रिया, इसके बाद रंध गई। अगर आप न होते तो शायद मैं बाबा को भी खो देती और खुद को भी। मुराद ने निहायत एहतराम के साथ इसके कंधे पर हाथ रखा ताकि इसे सहारा दे सके। नहीं मलका, ये मेरी नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अदा की है। मलका ने आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन आपने सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभाई, आपने मेरा सहारा बनकर दिखाया। बाबा ने आप पर जो एतमाद किया था, आज मुझे समझ आ गया कि क्यों किया था। मुराद की आंखों में पहली बार दिल की गहराई से उभरती नरमी नुमाया थी। वो धीमे लहजे में बोला, शायद इस रिश्ते की इब्तिदा हमारी मर्जी से नहीं हुई थी, मगर आज मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारी खुशी मुझे खुश करती है और तुम्हारे आंसू मुझे बेचैन करते हैं। मैं वादा करता हूँ जब तक मेरी सांस बाकी है तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मलका की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
اس نے آہستہ سے کہا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہوں گی، جیسے آج آپ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ مراد نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر یہی ہمارے رشتے کی اصل بنیاد ہوگی، اعتماد، احترام اور ساتھ۔ ملکہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد دونوں نے شیشے کے پار آرسی میں لیٹے صدیق صاحب کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر سکون تھا اور ملکہ کے دل میں پہلی بار یہ احساس پوری طرح جاگا تھا کہ خون کے رشتے انسان کو زندگی دیتے ہیں، مگر اعتماد، کردار اور خلوص ایسے رشتے بنا دیتے ہیں جو زندگی بھر کا سہارا بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات تقدیر جن لوگوں کو زبردستی ایک راستے پر لے آتی ہے، وہی لوگ بعد میں ایک دوسرے کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوتے ہیں، اور یہی سفر کا سب سے خوبصورت سبق تھا۔